अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो टाइम तब होता है जब आप देख रहे होते हैं कि आपके वालिदैन जिनको आपने एक टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग देखा हुआ है, वो जो आपके सुपर हीरोज़ होते हैं वो वीक पड़ने लग जाते हैं। वो लोग जो कि ज़िंदगी में आपको चलना सिखाते हैं, आपको बात करना सिखाते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जब वो बात करते करते चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं और वो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है। अगर सुबह का नाश्ता किया हो तो वो भूल जाते हैं, कहीं चीज़ें रखी हों तो भूल जाते हैं, कभी कभी लोगों के नाम भूलने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं अगर एक्सट्रीम केसेस की बात करूं, कि अक्सर बड़े बुज़ुर्ग जब घरों से बाहर निकलते हैं वॉक करते हुए, क्योंकि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बड़ी कोशिश होती है वो ख़ुद को एक्टिव रखें, तो वॉक के लिए निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे आप गुफ्तगू भूल जाएं, आप लोगों को भूल जाएं, आप रिश्तेदारों को भूल जाएं। बड़ी तकलीफ़ होती है जब ये घर का रास्ता भूल जाते हैं और घर में कौन है उनको भूल जाते हैं। शो से पहले एक डिस्कशन हो रही थी और वो डिस्कशन ये थी कि कभी कभी अच्छा होता है इंसान भूल जाए, लेकिन वो उन चीज़ों को भूलना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो आपको रुलाती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके माँ बाप चीज़ें भूलने लग जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती, वो बड़ा तकलीफ़ से होता है। सिर्फ माँ बाप नहीं, आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग। और इस बीमारी को डिमेंशिया, और बहुत सी जगहों पर इसको डायमेंशिया ये नाम दिया गया है। क्या वजह है कि ये बीमारी इतनी खौफनाक बन जाती है और ये कभी कभी हमारे बड़े बुज़ुर्गों को एक बड़े अजीब से डार्क होल में ले जाती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं ये चीज़ नहीं हुई, हम कह रहे थे नहीं, ये चीज़ हुई है, आपने भी तो ये किया है, आपने भी तो किया था। वो कहते हैं नहीं हुआ ऐसा। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो आज हम इसके कुछ फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे और हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, औलाद की क्या ज़िम्मेदारी है, घर के रहने वाले बाकी लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है कि डिमेंशिया के पेशेंट को उसको कैसे डील करना है। आज इसी टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हकीम सैयद अब्दुल आगा गफ़ार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अफशा जी, अफशा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा आपा। शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नफ्सियाती पहलू के हवाले से भी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कुलसूम हैदर जो कि साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे सामने मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे डिमेंशिया को हम ये कह रहे हैं कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ ये बीमारी आ जाती है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि आपको एज के साथ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लग जाती है तो उसका ख़तरा आपको लाहक हो जाता है? मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा 3 जुमलों से करूँगा। दुनिया में 3 क़ुव्वतें हैं: सोर्स, फोर्स, इम्प्लीमेशन। पहले आपके पास सोर्स होनी चाहिए, फिर इम्प्लीमेशन की फोर्स होनी चाहिए, और जहां हम इम्प्लीमेशन कर रहे हैं वहां पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये ज़िंदगी का उसूल है। अब एक शख्स सिर्फ एक फिल्म बना रहा है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जा कर के वहाँ पर रुकता नहीं है, सिर्फ कैमरे को घुमा रहा है। आप लोगों को शनाख्त नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी शख्स पर जाकर अपने कैमरे को होल्ड ना करे। मेरी दरख्वास्त ये है कि जो कैमरा है वो सोर्स है, लेकिन वो फोर्स जो उसे ले जा कर के इम्प्लीमेशन के लिए ले जा रही है, वो उसका मूव करना ख़राब कर रहा है उसको, जब तक कि वो स्टैंड नहीं करेगा। नंबर 3, जहाँ पर उसको स्टोर होना चाहिए उस पिक्चर को वहाँ पर स्टोर होना चाहिए। अगर इन तीनों में कहीं ख़राबी आएगी तो डायमेंशिया शुरू होगा। डायमेंशिया का मतलब भूल जाना है यकीनन, लेकिन बात यह कि अगर वो किसी चीज़ को काम करते वक्त वो अपने जहन को हाजिर न रखे और कहीं पर उसका जहन कहीं और मसरूफ़ हो, तो ये भी तो भूल की एक अलामत है बुनियादी तौर पर। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, किचन से आई, वो फ्रिज खोल लिया और फ्रिज खोल कर खड़ी हो रही, मैं क्या लेने आई थी। ये है क्या? ये डायमेंशिया की बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है, नंबर 1।
नंबर 2 बात है कि ब्रेन का सोर्स क्या है। ब्रेन का सोर्स है शुगर, नॉर्मल शुगर। अब उस नॉर्मल शुगर को पहुंचाने के लिए मुझे फोर्स क्या चाहिए, मुझे बी कॉम्प्लेक्स चाहिए उस आसाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जो फोर्स जो है वो सोर्स को वहां तक पहुंचा दे, और ब्रेन के सेल में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इन तीन में कहीं पर खराबी आएगी, मसाइल होंगे। अब इसकी तफसीलें बहुत सही। डॉक्टर साहब, आप इसमें जाना चाहूँगी कि अगर दिमागी तौर पर देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच जी इस प्रोग्राम में बुलाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं खुद भी उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। 61 असल में होता ये है कि कुछ बीमारी, जैसे आपने जिक्र किया कि जो आपका बॉडी के अंदर वियर एंड टियर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एजिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, तो डिमेंशिया इज डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस। अब एजिंग प्रोसेस किसी में जल्दी शुरू हो जाता है, किसी में देर से शुरू हो जाता है। जैसे सर ने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया, इन्होंने इलाज बिल ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट जो है उस पर बात की थोड़ी सी, और कुछ विटामिन्स की बात की। तो हमारी जब तक हमारी डाइट जब बैलेंस डाइट नहीं होती तो अल्टीमेटली उससे हमें इश्यूज़ आते हैं, और वो इश्यूज़ हमें 40s में या 35 की उम्र में इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सर ने कहा कि विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, जिंक है, विटामिन E है, कॉपर है। जी हाँ, ये सब जो है विटामिन है जिनकी डेफिशिएंसी से आपका जो ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड है वो असल में कम होती है, और उसके साथ साथ जो आपका रिटेंशन, रिकॉल, उसका इशू आता है, रजिस्ट्रेशन का इशू आता है ब्रेन में अंदर। और अल्टीमेटली होता यह है कि ये जो बीमारी है, समझ लें कि जैसे कंप्यूटर है एक, आपने 5-7 फाइलें खोली हुई हैं एट ए टाइम, लेकिन वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, फिर आप उसको बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी जो आपने ऐसे मज़े की बात की, कभी कभी मुझे मेरे दिमाग के साथ लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी जैसे विंडोज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा खुली होती हैं, मैं हर विंडोज़ बंद करना भूल जाती हूँ, तो मेरा भी दिमाग लिटरली ऐसे मुझे लगता है वो हैंग करता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि विच इज़ गोइंग साइड बाय साइड। लेकिन अगर पर्टिकुलर एज के वाले से बात करूँ, आपने जैसे बोला कि आप 61, तो मैं देख रही हूँ अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट देखा जाए तो उनकी तो उम्र उससे भी कहीं ज़्यादा है। हमारे अपने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो चाहे मैं वो जो इमरान खान साहब उनकी एज देखूँ, मैं नवाज शरीफ साहब की एज देखूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की एज देखूँ, तो ये सब की एज जो है, ये अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अच्छी एज है। तो इसका मतलब है ये सारी वो एजेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ऐसे है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। इसका मतलब है कि मेंटल एक्सरसाइजेस होती होंगी ना, ख्याल करते होंगे, तभी तो ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को डिमेंशिया हो, दैट डज नॉट मीन दैट। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। इसमें आपका जेनेटिक मेकअप आता है, आपका म्यूटेशन आती है, आपकी डाइट आता है, आपका प्री ऑक्यूपेशन विद योर वर्क है, प्री ऑक्यूपेशन विद योर फैमिली है, जॉब है, स्ट्रेसर्स है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन विच देयर आर टू मच इनपुट। हम किसी वैक्यूम में नहीं रह रहे हैं, तो जो हमारे अंदर इनपुट जो आ रही होती है, वो बाज़ दफ़ा वो इनपुट हमारे जो ब्रेन की प्रोसेसिंग का, जैसे मैंने कहा, उसके साथ कंपेटेबल नहीं होती, तो हम एकदम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। इसीलिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सूडो डिमेंशिया। उसमें क्या होता है कि एज है 25 साल 30 साल, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर फॉरगेटफुलनेस आ रही है। खास तौर पे आजकल बड़ा कॉमन है, हमारे पास क्लिनिक पे मरीज आते हैं, वो जी और तो ठीक है, मुझे नंबर याद नहीं रहते, चेहरे, कोई बंदा सामने आता है तो चेहरे का देख के मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन है, मुझे फिर रिकॉल करना पड़ता है। तो ये यंगर एज ग्रुप में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्री सिनाइल डिमेंशिया, जो कि सिनाइल एज से पहले होता है। तो एक प्री सिनाइल एज के आपके पास लोग आ रहे हैं, ये 25-30 साल 35 साल के, बिल्कुल वो कह रहे हैं हमें फॉरगेटफुलनेस हो रही है, एंड दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की वजह से है, बट दैट्स साइकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं। हाँ जी, ये नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, दबाव की कैफियत भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, मल्टीपल, जो हम कहते हैं कि जो मल्टीटास्किंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करें, उसकी वजह से भी हो सकती है। सूडो डिमेंशिया मोस्टली डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ ये टर्म यूज़ हो रहा होता है, बिकॉज आपके डिप्रेशन के अलामात में भी यही है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, इसके बिल्कुल सेम वही सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जी, लेकिन उसमें पता होता है उनको कि मुझसे ये चीज़ें भूल रही हैं, आई एम अनेबल टू रिमेंबर, मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे याद नहीं रह रहा। जो डिमेंशिया का पेशेंट है, उसके आसपास के लोग उसको बोलेंगे,
उनको पता लगेगा कि चीज़ें भूल रहे हैं। जो डिमेंशिया के खुद पेशेंट्स है, दे डोंट नो कि वो चीज़ें भूल रहे हैं। उनका रवैया औरों को मुतासिर कर रहा होता है। वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें वो परसिस्टेंट होते हैं कि यह नहीं, हमने ये काम किया है, नहीं मैंने चाबियाँ रखी थी, किसी और ने उठा ली हैं। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अच्छा ऐसा भी है, मैं जैसे हूँ, मुझे ना बात करते करते मैं भूल जाती हूँ। जैसे बात कर रही हूँ, कोई बात करते करते, या मैं कहूँगी ये हाँ मैं कुछ कहना चाह रही थी, पता नहीं मैं भूल गई क्या कहना था। मतलब मैंने आवाज़ दी, बुलाया बहन को कि इधर आ, मैं तुझे कुछ बताना है। वो कहेगी जी बाजी बताओ। होंगे वो अच्छा मैं भूल गई, थोड़ी देर के बाद याद करती हूँ फिर बुलाती हूँ। मतलब ये भी होता है। और वो बट आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि आप भूल रही हैं। हाँ, डिमेंशिया के पेशेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता कि वो भूल रहे हैं। अच्छा हाँ, तो हाँ, ये उसको नहीं, मेरी बहन को है, उसको नहीं पता। वो उसको कोई चीज़ पकड़ा दो, वो रखेगी, ये रख देना, हाँ ठीक है, रख देगी। थोड़ी देर के बाद चली जाएगी, उठ के भूल जाएगी कहाँ मैंने क्या चीज़ रखी, फिर ढूंढती रहेगी। अरे भाई क्या हो गया, मैं पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अरे क्या हो गया शमीम, अभी तो तुझे बोला था। बस वो इस तरह है, ये हो रहा है हमारे साथ। आपने जो एज की बात की ना, देखिए जितनी भी बीमारियां उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है। यू कैन नॉट स्टॉप द डिजीज़, जीन्स, जेनेटिक मेकअप है। बाहर के लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं और उनका 10 सालों में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हुआ है उनका। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो दबाव के फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। द पॉवर्टी, द जो कि सोशो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, फिर हमारे साथ और बहुत सारी बीमारियां हमारी प्लेट में हैं। डायबिटीज़ है, चर्बी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, इतनी सारी और चीज़ें हैं। स्लीप हमारा टाइम पे नहीं आपने है। जैसे पॉवर्टी के वाले से बात की, मैं आपको इससे एग्जांपल देती हूँ। जैसे वेस्ट में हम देखते हैं कि वहाँ लोग जो कि रोज़ की बुनियाद पे काम कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में काम करते जा रहे हैं, चाहे छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, वो करते चले जा रहे हैं। तो इसमें ये भी नहीं कि वो बड़े वेल ऑफ हों, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के जैसे अगर वो अपनी 70s में भी आ जाते हैं, वो 80s में भी आ जाते हैं, वो इवन देन दे आर वर्किंग, और वो काम भी ऐसा करे कि वो टिल पे खड़े होकर काम करे। मैंने वहाँ पे यंग लोगों को देखा है कि वहाँ पे उनको मसला हो जाता है डॉलर्स में पेनी बारे में समझाना के लिए कि आप उनकी इतनी बुरी काउंटिंग है, वो मशीन के बगैर दे कैन नॉट वर्क। लेकिन जो इस एज के बड़े लोग हैं वो फिर कर लेते हैं। सो ये क्या है? इज इट बिकॉज ऑफ द मेंटल एक्सरसाइज जो कि बहुत उनको आदत होगी मुशक्कत की? देखिए इसमें जो बेसिक थेरेपीज़ में जब आगे बात जाती है ना, तो द मेन थेरेपी इज़ द ब्रेन स्टिमुलेशन। आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है, बट और खुलियों की बीमारी है ना, सेल्स की, तो आप ब्रेन का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसको तो रोक सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम, लैंग्वेज नहीं सीखना, कोई हुनर नया सीखना, अपने छोटे छोटे काम करते जाना है। हमारे यहाँ दो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो पेरेंट्स को बिल्कुल बिठा देते हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट का मकसद ये होता है कि बस आप जैसे बूढ़े हो, लोगों को लग रहा है कि बस जैसे इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप अगर उनको इंगेज नहीं करेंगे तो 60 एंड अबव तो डिमेंशिया वैसे ही जनरली हो ही रहा है ना, तो वो फिर उनको एक्चुअली में वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन का स्टिमुलेशन होना बड़ा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम बिजी। यस, अच्छा बिजी। जैसे उनका कोई अच्छा पेट है, कोई पसंद है, जैसे गांव वगैरह में, देहात में जैसे उनकी गाय उनको बड़ी प्यारी होती है, या यहाँ पे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, नवासे, पोते पोतियाँ, उनको कूल छोड़े, पिक करे, कोई उनको हंसाए, कोई उनके साथ बैठे, या उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी, कपड़े तय करना हो गए, या उनका अम्माएं बैठी हुई तो मटर छील लिया साथ, और साथ साथ बातें कर रहे हैं। तो बातचीत, एक्टिविटीज़, ये रूटीन उनकी। तो देखिए डिमेंशिया मरीज़ को तो पता ही नहीं कि मुझे डिमेंशिया है, लेकिन घर वालों का भी मैं सलाम करती हूँ कि जिस तरह वो ख्याल रखते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत ख्याल रखती हैं कि उन पे बड़ा एक जिम्मेदारी आ जाती है। और मेरा ख्याल है कि शायद डिमेंशिया का कुरान में भी जिक्र है। जी हाँ, कुरान में जिक्र है कि नहीं? हाँ जी, कुछ ऐसा इसका है कि यादाश्त के बारे में कुछ, अगर आप भूलते हैं तो वो पढ़ने के लिए। हाँ, और इसीलिए शायद मुझे ऐसा ये भी है कि जो उफ नहीं करना पेरेंट्स को इस एज में, तो उनको मैनेज करने के तरीके हमें आने चाहिए। और नॉर्मली स्टार्ट इस तरह होता है। नई बात की अगर उसने तो मे बी इसका बैकग्राउंड ये हो सकता है कि माँ बाप को, लेकिन जो अल्लाह ताला की हिकमत है वो उन्हीं को पता है। दे बिकम फॉरगेटफुल, उनको पता। आपको वैसे आपको भूलने की इससे इशू होता है? आप कभी कभी होता है ना ऐसा दौर, कभी कभी मैं जब बात करते करते एकदम भूल जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ अरे मैं तो भूल गई, पता नहीं क्या कहना था। इस तरह होता है। डिप्रेशन
और ज़्यादा सोचने की वजह से। लेकिन मैं आपने समझ- बड़ी सी बात की मेकअप में जब बैठे हुए तो आपने कहा अच्छी बात है भूलना भी अब मैं चाहिए। ये कह रही थी हाँ कि भूलना बहुत अच्छी बात है। अगर हम कोई चीज़ भूलते नहीं है ना तो वो हमारे पे हावी हो जाती है चीज़ें, कि हम फिर उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं, बातों को सोचते रहते हैं ये वो। तो मुझे बड़ी भूल पॉजिटिव गए, बोल रही कि जो बुरे इवेंट्स आप भूलना वो चाहिए जिसको झाड़ना चाहिए। हम भूलते वो हैं जो अच्छी बातें होती हैं कि डिप्रेशन में जब मरीज हमारे पास आते हैं ना तो सबसे पहले वो अपनी अच्छी यादें भूल चुके होते हैं। अच्छी यादें नहीं भूलना। हाँ, नहीं भूलना चाहिए। तो आपको जो है ना, बिकॉज हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है अप टू 85% बाय डिफ़ॉल्ट है ही नेगेटिवली वायर्ड। जब कोई हादसा होगा तो हम तमाशा ज़्यादा देखेंगे बजाय हेल्प करने की, सही बात। या कोई मुश्किल आएगी तो हम ज़्यादा वावेला मचाएंगे बजाय एकदम से कहने के नहीं अल्लाह खैर करे, वो सेकंड स्टेप में आएगा। मैं एक तो काम करती या- हूँ, मैं बता रही हूँ कि मुझे ज़रा सा डिप्रेशन होता है या मैं देखती हूँ कि मैं बहुत अपने आप को फील कर रही हूँ कि मैं भूल रही हूँ या मेरे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ कोई ना कोई काम निकाल लेती सी, वही। हूँ। जैसे मैं कढ़ाई वढ़ाई करना, अब मैंने मोजे दिखाए आपको अपने बने हुए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, उन सलाइयाँ लेके बैठ गई बना। अब वो मुझे कह रहे ये क्या कर रही हो, मैंने कहा "ये अपना जितना भी वो है ना टेंशन मैं इससे दिस इज ब्रेन स्टिमुलेशन। ये कर रही है ब्रेन स्टिमुलेशन, ये कोई काम कर रही हैं हाथों से तो इनका ब्रेन जो है ना हाँ, उसमें एक्टिव लग हो जाता रहा है। है। डिस्ट्रैक्शन भी है, ब्रेन स्टिमुलेशन भी है। तो डिप्रेशन जो है ना एक क्लिनिकल वर्ड है। हम उदास मायूस होते हैं, रोना भी आता है, बट वो बहुत ट्रांजिट मतलब थोड़े हाँ, टाइम की। phases होते डिप्रेशन हैं। बिल्कुल एक लंबा अरसा है, 2 वीक्स का। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी। ब्रेक से फिर वापस आते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। आपने पेरेंट्स को लेकर अगर कंसर्न है प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यादें माजी अजाब है यारब, और दूसरी तरफ हम कहते हैं अच्छी मेमोरीज भी होती हैं, क्योंकि अच्छी मेमोरीज होती हैं वो ज़िंदगी में बड़ा आपको, वो कहते हैं ना कि आपकी विल को हमेशा जो है वो ज़िंदा रखती है। सो मैं वैसे आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि हम जो खाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका भी बड़ा लेन देन होता है, अगर वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे इतना असर डाल रही है तो ये जो हमारी खुराक है ये हमारी मेंटल हेल्थ पे, ऑफ कोर्स जो डिमेंशिया जिसके वजह से आज हम बात कर रहे हैं ये एक मेंटली डिसऑर्डर जिसकी वजह से हम इतना कुछ ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं। बात बुनियादी है सोर्स फोर्स इम्प्लीमेशन। सोर्स जो है वो कुछ भी कहें वो शुगर है, ब्रेन के लिए शुगर है, फोर्स भी कॉम्प्लेक्स है, और इम्प्लीमेशन दिमाग की कबूल करने की सलाहियत है। वैसे आपने ये मिसरा पढ़ा याद माजी अजाब है यारब, इसका अगला क्या है? छीन ले मुझसे हाफजा हाफ मेरा। नहीं वो जमाना चला गया, आजकल है छीन ले मुझसे कंप्यूटर मेरा। तो जो हमारा कंप्यूटर है इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी रैम है, कितनी जीबीज है, हर चीज को आपने मैनेज करके चलना है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को उठाते हैं और जमा करते रहते हैं, वो लोग अपने ब्रेन सेल्स को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जहाँ तक केमिकल या मेडिकल नॉलेज का ताल्लुक है वो तो यकीनन मेरे पास बड़े अच्छे लोग बैठे हैं जो बता देंगे। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिहाज से 2-3 चीज़ें अर्ज करूँ। एक खातून से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते। वो खातून मगरिब की नमाज के लिए खड़ी हुई थी। रात के 2:30 बजे तक उन्हें यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि मगरिब की नमाज पूरी हो गई है। Oh my God. फिर एंड ऑफ द डे किया ये कि उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बना करके उनको दिखाई कि देखिए ये आपने नमाज पढ़ी, ये याददाश्त है ना। ये बड़ी मुश्किल से उनको यकीन दिलाया, तब उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ी। इसी तरह डायमेंशिया में लोग खाना खाते हैं भूल जाते हैं। अक्सर घरों में ससुर की लड़ाई बहू से हो रही होती है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, हालांकि वो थोड़ी देर पहले खाना खा चुके हैं, लेकिन वो मेमोरी उनकी करंट मेमोरी काम नहीं कर रही होती। होता क्या है, मैं जो बात कर रहा था वीडियो की, जो चीज़ हमने अपने इम्पैक्ट के तौर पर अपने ब्रेन में प्रिंट कर ली है उसको रिकॉल करना आसान है।
जो सही तौर पर प्रिंट हुई ही नहीं, उसको रिकॉल आप करेंगे कैसे? चुनाचे आपने अपने रजिस्टर करना जरूरी है उसको एक तरीके से। अगर आपने ऑक्यूपाई कर लिया है और आप उन तमाम चीजों को, नई जो चीजें आ रही हैं उनको आप रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी माजी की है, सारी बचपन की है, तो फिर बुढ़ापे में जब आप करंट चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपके पास माजी ही रह जाएगा याद करने के लिए। आपको अपनी हवेली याद होगी, आपको अपना पुराना घर याद होगा। जी जी, ये वैसे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर लोगों को देखते हैं जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो अपनी ज़िंदगी के जो है ना, जब वो काफ़ी, जब उनकी एज 70 प्लस में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं, जब वो इस दौर में आ जाते हैं तो उनको करंट क्या हो रहा है वो याद नहीं रहता, पिछला याद आता है, उनको पिछला याद आता है। जैसे मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, तो उनकी जो फादर हैं वो उनको बताते हैं, वो बल्कि खुद बहुत छोटे थे जब वो पार्टीशन हुई थी, तो वो कहती हैं कि वो बताते हैं कि हम तो यहाँ रहते हैं, ये हमारी फलानी हवेली थी, ये हमारे वही रिश्तेदार हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो वापस अपने आप को उस एरा में ले जाते हैं। ये क्या फेज़ है डॉक्टर साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और डिमेंशिया की बेसिस यहाँ से शुरू होती है। जो पहली सिम्टम्स आती हैं वो फॉरगेटफुलनेस तो होती है, साथ में दे आर मोर प्रीऑक्युपाइड टू देयर पास्ट। जैसे सिगमाइंड फ्रेंड है, मैडम ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि जो साइकोएनालिटिक का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, परसेप्शन है, बिहेवियर है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगर वो यादें माजी वाली जो बात की वो अगर ना हो तो हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएं। तो सम टाइम फॉरगेटफुलनेस इज़ अ ब्लेसिंग आल्सो। ये ब्लेसिंग भी है, और ब्लेसिंग का यही है कि जब इस तरह के जो पेशेंट जैसे हम बात कर रहे थे तो उनमें पास्ट ओरिएंटेड इनकी थिंकिंग हो जाती है और प्रेजेंट उनको याद नहीं रहता। ख़ास तौर पे चूँकि डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जो है ये आमतौर पे ऐसी एज में होते हैं जब आपको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। आपको शुगर भी है, आपको हाइपरटेंशन भी है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम भी है, खुदा न खासा कोई आपको कैंसर भी है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि इस तरह के पेशेंट जो है वो मेडिसिन खाना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है शुगर का, उसने अपनी मेडिसिन टाइम से उसने खानी थी, नहीं खाई तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। या वाइस वर्सा, अगर उसने पहले मेडिसिन ले चुका है, आधे घंटे बाद दोबारा उसने शुगर की दवाई ले ली तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो ऐसे जो पेशेंट जिनको डिमेंशिया और साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो, उनके जो इमीडिएट केयर गिवर हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर है, स्पाउस है या उनके बच्चे हैं, उनका ये काम बनता है कि उनकी मेडिसिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, उनको ना दें, क्योंकि वो या तो डोज को मिस कर देंगे या डबल डोज खा लेंगे। और उसकी वजह वही जो आपने जिक्र किया ना कि इनको एक चीज़ों का जो है ना याद नहीं रहता, और पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। मतलब कल क्या किया, आज सुबह क्या, वो याद नहीं है, पर हाँ वो याद है, वो बचपन पुरानी की सब चीज़ याद है, बचपन की हवेली याद है, लोग याद है। अल्जाइमर और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यहाँ से ही हम इसको पिक करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि उनको पास्ट और प्रेजेंट मेमोरी के बारे में कुछ बताएं। तो पेशेंट खुद से बताते हैं, हाँ जी आजकल अपने पुराने जो लोगों को याद कर रहे हैं, जो मरे हुए लोग हैं उनको याद कर रहे हैं, या अपना पुराने घर को याद कर रहे हैं, या जो अपने। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बहुत से बुजुर्ग जो अपने ऐसे लोगों का जिक्र कर रहे थे जो दुनिया से जा चुके होते हैं, वो कहते थे हमने उनसे मिले हैं, तो हम कह रहे थे पता नहीं, अक्सर लोग I'm sorry आप लोग को मेरी बात बोल लगेगी, लेकिन लोगों को शायद लग रहा होता है कि पता नहीं, या इट्स द टाइम कि उनको नजर आने लग गए हैं। बहुत से लोग इस बात का भी फिर वो करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल में जो घर वालों की जिम्मेदारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, जो डिस्पेंसर आते हैं ना कि सुबह की दवा ये है, शाम की दवा ये है, आप उसको हमेशा मैनेज कीजिए। घर वालों की छोटी सी जिम्मेदारी है, उसको आपने 4 दिन की, 6 दिन की, 1 हफ्ते की बना के दवा दे देनी है कि आपने सुबह की वेडनेसडे की दवा खाई या नहीं खाई, थर्सडे की दवा खाई या नहीं खाई, AM की खाई या नहीं खाई, PM की खाई या नहीं खाई। सिर्फ उसको मैनेज करके दीजिए ताकि उन्हें 6 दवाएं ना खानी पड़े, उनको सिर्फ एक बॉक्स खोलना और खा लेना। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस पेशेंट के लिए, डायमेंशिया का पेशेंट है, उसकी मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जो स्टार्ट है वो प्रेजेंट से ही है ना, और पास्ट को तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है इसमें। दैट्स वाई वो पास्ट के बहुत सारे लोगों से अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को भी मिक्सअप कर रहे होते हैं। यानी अपनी बेटी को अपनी बहन बोल देंगे,
अच्छा, अब इसमें जो इशू हो रहा होता है प्रेजेंट में, वो हो रहा होता है कि नई इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त है, यानी मुझे ब्रश करना है, मुझे खाना खाना है, या जो नाम है, ये भूल चूक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर सोच विचार नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं सकते, और साथ साथ जो फ़ैसला लेने में दिक्कत होना शुरू होती है कि मुझे काम करना चाहिए। तो इसके लिए जो थेरेपी यूज़ होती है, दैट इज़ रीओरिएंटेशन थेरेपी, कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया जाता है कि अच्छा अबू आप बताइए सुबह हमने आज नाश्ते में क्या खाया था। अच्छा, हम 2015 में ये तस्वीर देखें, ये हम कहाँ गए थे। इशारे दें ताकि वो उस स्टोरी को कंप्लीट करना, एक्टिविटी है, और छोटी छोटी सी एक्टिविटी। फिर उनको जो है वो अलमारी उनकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें चीज़ें फिक्स्ड पड़ी हों, और एक दफ़ा उनको दिखा दें कि ये आपने इधर से ही ये कमीज़ उठानी है, और हर दफ़ा उनको शुरू में ले जाके असिस्ट करा के, बाथरूम उनके ऊंचे लेवल पे ना हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में गिरने का भी बहुत ख़तरा होता है, लर्जा भी आ सकता है। अच्छा, अल्जाइमर इज़ वन ऑफ दी कॉमनेस्ट है ना डिमेंशिया की, लेकिन और बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। वेस्कुलर है, पार्किंसंस है, बहुत सारी हैं। जो हमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी, चर्बी की बीमारी की वजह से जो हमारा डिमेंशिया है वो वेस्कुलर है, यानी वेस्कुलर सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो हमें बहुत सही तशख़ीस की ज़रूरत है कि जो अर्ली साइंस हैं डिमेंशिया के, भूल चूक की बीमारी में, हमें उसमें जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही भूल जाते हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या कोई बात नहीं, ऐसी उम्र में ऐसा होता है। एक दफ़ा तशख़ीस ज़रूर करा लें, क्योंकि सिर्फ अल्जाइमर्स नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे अभी डिस्कशन ये हो रही है, पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा इतना अच्छा नहीं है ना, तो हमारी और बहुत सारी इंटरनल बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां बहुत सारी हैं। हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इतना होता है, बड़ों को अगर वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, विद इन, कहते हैं कि सिर्फ 2 दफ़ा अगर पेट ख़राब हो जाए और 2 दफ़ा उल्टी हो जाए, तो आप डिलीरियम में चले जाएंगे, आपका बिल्कुल कंफ्यूजनल स्टेट आ जाएगा, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, उठ नहीं सकेंगे, पूरा दिन सो सकेंगे, और हम कहेंगे कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है। हाँ। तो इवन 2 मोशंस इज एन इमरजेंसी। इनके ये अक्सर हम देखते हैं अपने पेरेंट्स में, आप देखेंगे कि वो एक टाइम के बाद, जबकि क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत खा रहे थे, वाकई भूल जाते हैं। मैं अक्सर, मुझे लग रहा होता है, मैं अपने आप को बोलूँ तो मैं अक्सर स्ट्रगल कर रही थी कि मैं शाम में, मुझे रात में याद आता था कि ओहो मैंने तो कुछ नहीं खाया। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि ओहो अच्छा। आपकी नींद ठीक है? नहीं, बस, तो नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। डिमेंशिया में बहुत बड़ी, पता है वजह क्या होती है? सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर हो जाता है, दिन और रात का पता ही नहीं चलता। आधी रात को पेशेंट्स उठ जाते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाते हैं, मुझे तो ऑफिस जाना है, या मुझे तो ये काम करना है 3 बजे। तो उनको ये जो डे लाइट और नाइट है ना, इसकी भी डिस्क्रिमिनेशन करानी होती, बताना होता है उनको कि ये दिन है, ये रात है, सामने घड़ी होनी चाहिए। तो आप सोचें कि डिमेंशिया पूरी एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि इसमें नींद का बड़ा अमल दखल है। मैं तो भी, मुझे लगता है वाकई, मुझे लगता है मैं चली गई, मैं तो वाकई, अगर ये बात है तो जिनको हो चुका है हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन जिनको नहीं है अभी तक, यंग है, जैसे आप हैं, जैसे मैं भी यंग हूं, इसका होता है हम मतलब जो इससे ज्यादा वर्स्ट होने से मैं इसको बचा सकती हूँ, वो बहुत जरूरी है इस वक्त मेंशन करना कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। जी, हमारे साथ कॉलर एक मौजूद है, आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी, साहिवाल से हैं। वालेकुम अस्सलाम, रिया क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं आयशा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं जो अलामात बता रही है ना डॉक्टर साहबा, जो साहब बता रही है, बिल्कुल सेम 1 माह हो गया तकरीबन है ना, मेरी सास के साथ ऐसे हुआ है। उनको पास्ट की भी बहुत सी याद आती हैं, और दरमियान में वो अपने बड़े बेटे को छोटा बेटा कहने लग जाती हैं, छोटे को बड़ा कह रही हैं, और नाम सबके याद है, अपने पोता पोती के सबके याद है उनको। लेकिन जैसे ये सेम अलामात बता रही है ना, ऐसे ही होता है, उनको नींद भी नहीं आ रही, और शुरू में तो वॉशरूम भी बहुत ज्यादा आता था। अच्छा। और कभी तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी कहते थे कि मुझे वॉशरूम आया है, मैंने जाना है वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जाकर कह रही थी कि नहीं, अब ऐसे नहीं है, मुझे वापस ले जाओ। तो खाने के मुताबिक भी ऐसी, पहले तो बहुत कम लगती थी उन्हें, अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो हम फैसलाबाद से ना इनका इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप प्लीज बताएं
हमें ना इसके बारे में मशवरा दें, हमें और मजीद घर में क्या कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो क्या देखभाल करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने बहू होते हुए आपने तक कंसर्न शो किया। मुझे बताएं वैसे आपकी सास की उम्र क्या है? उनकी 75 इयर्स है। 75। और ये आप कह रही कि उनके साथ 1 महीने से हो रहा है? हाँ जी जी। अच्छा ठीक है। आपकी सास को शुरू में वैसे तो कोई वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती थी और रोने लग जाती थी। तो जब से क्योंकि ये उनको लगता हुआ था कि है मेरी आजकल- बात समझ नहीं रहा, एग्जैक्टली उनको लग रहा होगा ना आप लोग उनकी बात उनका यकीन नहीं कर रहे, तो वो हाँ, बेबसी में नहीं, वो रोती कि- वो थी। कहीं से उन्होंने बात सुन ली है कोई की गोलियां चलनी है, गोलियां मारनी है, तो वही बार बार के ना अपने बच्चों को आप बाहर ना जाना, आपको गोलियां लग जाएंगी, आपको कुछ हो जाएगा। वो बात सोच सोच के बार बार रोने लग जाती थी ऊंची ऊंची। अच्छा अच्छा, आपकी वैसे सास को कोई और साथ में साइलेंट की बीमारी है? कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर या डायबिटीज की ऐसी कोई चीज मेडिसिन लेती नहीं, हो? ब्लड प्रेशर का था ना उनको, ये थोड़ा अर्सा ही हुआ है उनको, इशू हुआ है ब्लड प्रेशर का, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 135/40 पे ना। वो डॉक्टर ने कहा है कि ये ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल स्टेज में हो जाता है इतना। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल कर- जी 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 सर, क्या- आगा साहब से सवाल पूछना क्या चाहेंगे जी? क्या आप ब्लड प्रेशर की कोई दवा दे रही हैं? जी वो अभी तो ना फैसलाबाद से दवाई ली है, तो उन्होंने ये दवाई दी है, लेकिन ना बेहतरी आई है उसमें ना। मुझे मेडिसिन का ना नाम नहीं याद है उसमें ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर ज़रा सा भी बढ़ा हुआ है तो खुदा के लिए ये मत कीजिए कि ये दवा आज देनी और आज नहीं देनी। अच्छा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दूंगी, बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाएं हैं, ब्लड मुस्तकिल प्रेशर है। लोअरिंग एजेंट नहीं होती, ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग एजेंट्स होती हैं। ये जो लोगों का शौक है ना जी आज दवा खानी है कल नहीं खानी, ये नहीं। ये रोज की। अच्छा, आपसे इन्होंने भी बात पूछी जी, आपने सवाल पूछ लीजिए इनसे। जी सबसे पहले तो जी आपको बहुत अप्रिसिएशन कि आप इतना कंसर्न्ड हैं अपनी सास के लिए। अच्छा, जैसे मैं आपकी बात को बड़ा गौर से सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके थोड़े मिजाज में उतार चढ़ाव या परेशानी का उनसर या बार बार बात को रिपीट करना, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने माहिर नफ्सियात को दिखाया हो या आपको ऐसा लगे कि इसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जो डिमेंशिया है, भूल चूक की जो बीमारी है, उसमें 90% तक चांसेस होते हैं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी नफ्सियात का रवैये में चेंज आना शुरू होता है। आप बताइएगा। जी पहले तो कभी भी नहीं हमने चेक करवाया किसी भी नफ्सियात को, ना होने के पहले कभी मसला होगा है, ये पहली मरतबा ही ऐसे हुआ है। ठीक है, ठीक है। और आप पता है एक मसला है कि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हमारे बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा इशू है कि अगर हम उनसे बात करना चाहें ना कि लेट्स गो देयर, तो कहते हैं कि तुम लोग मुझे क्या समझ रहे हो कि मुझे कोई नफ्सियाती इशू हो गया है। सो उनकी एक्सेप्टेंस का भी इशू होता है। लेकिन आप थैंक यू सो मच, आप हमारा शो देखते रहें, हम इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी जो अपने सास के बारे में बता रही थी। सो मुझे भी, क्योंकि मेरी अम्मी एक बड़ी तवील अलालत मेरी अम्मी ने गुजारी है, और उसमें हमने देखा क्योंकि वो इतनी मेडिसिन खाती थी कि उन मेडिसिन की वजह से भी हमें लगता था कि शायद वो उनके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि उनको भी ये वो होता था, जैसे वो बात की कि उन्होंने कहा था कि अच्छा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम लोग मुझे वॉशरूम नहीं लेके जा रहे। वो हर आधे घंटे के बाद कहते हैं। हमने कहा अम्मी आप होली हैं अम्मी, और वो बेचारी उसी पे स्टक होती थी। और उन्होंने अपने आखिरी 2-3 महीनों में तो ये होता, फिर उसके बाद वो खुद ही खामोश भी कहते हैं, फिर खुद ही खामोश भी हो गई। लेकिन ये ऐसी अलामत है कि जब हम उनको एनकाउंटर करने की कोशिश करते थे इन अ वे कि कहते थे मैं भी आपको लेके गई थी, नहीं तो मुझे लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रही ना कि वो गई थी। तो मैं उनको कहती थी ये देखिए मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ इस वक्त, कभी सुबह के 6 बजे मैं आपको भी लेके जा रही हूँ, फिर आप 6:30 मुझे बोलेंगे ना, मैं आपको फिर वीडियो दिखाऊंगी। फिर वो बेचारी उस पर गुस्सा करती थी। वो ये नहीं कि मुझ पर गुस्सा आ रहा था, वो क्योंकि रजिस्टर उनको याद ही नहीं होता था कि ये क्या चीज़ मुझे दिखा रही है। तो जैसे जो इनकी हमें जो कॉल आई है और ये फैसलाबाद से इलाज भी करवा रही हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें मैं आप चारों से आपसे भी, क्योंकि आप तो मजा अभी अपने आप को एक्टिव रखती हैं, आप निटिंग कर रही हैं, खाने बना रही हैं, आप इतनी चीज़ें करते हैं, तो मुझे बताएं क्या हो सकता है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इनकी और ऐसे बहुत सारे और लोगों की जिनमें मुझ जैसे भी बच्चे भी आते थे जिन्होंने अपनी माँ को इतना बीमार देखा हुआ है। माँ की बीमारी की बात कर रहा हूँ। एक उम्र के बाद यूट्रस की कंडीशन ख़राब हो जाती है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट नीचे की तरफ हो जाता है, रेट्रोवर्टेड होता है।
मसाने की पोजीशन ख़राब होती है, मसाना कम्प्लीटली एम्प्टी वो ख़वातीन नहीं कर पाती, उन्हें ये हर वक्त एहसास हो रहा होता है कि पेशाब आ रहा है और वो उन्होंने कर लिया है पेशाब, लेकिन क्योंकि रेजिडुअल यूरिन वहाँ पर मौजूद है तो उन्हें ये एहसास रहेगा कि मुझे पेशाब करना है। अच्छा, वो उस तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन रिपीटेशन जो उनकी है वो ये कि मुझे पेशाब आ रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि चीज़ों को बैक एंड पे जाकर के समझने की कोशिश करें। वो लोग जिन्हें हम डायमेंशिया कह रहे हैं, डायमेंशिया की मुख्तलिफ किस्में हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके सामने मैं क्या मर्दों और औरतों में डिफरेंट किस्म का डायमेंशिया होता है? डेफिनेटली डिफरेंट किस्म का, क्योंकि वो तो पेरीमेनोपॉज से भी गुजर रही होती हैं, देन वो मेनोपॉज से भी गुजरती हैं, फिर अगर उनको डायमेंशिया होती है, ओ माय गॉड, औरतों के कितने इम्तिहान है वैसे। असल में जो ये प्री मेनोपॉजल एरिया, वहीं से कुछ ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन जो कंप्लीट मेनोपॉज में चली जाती है तो उसके बाद वो जो केमिकल सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाती है। खुदा के लिए इस बात को समझिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मेन चीज़ों को ख़राब कर रही होती हैं। बाकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है हमारे लोग मौजूद हैं, बेहतर बताएंगे। मैं बिल्कुल इन पे बात भी आती है, लेकिन हमारे साथ झंग से कॉलर मौजूद है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आयशा, ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। जी आयशा। जी मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत हार्ट टचिंग भी है, क्योंकि अभी मेरे वालिद का 15 दिन पहले ही डेमेंशिया की वजह से इंतकाल हुआ है, कोई सी मर्ज के। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी 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 वो 5 साल इसमें रहे, इसमें, और बहुत ज़्यादा सिवियर पेशेंट हो गए थे वो तो इस चीज़ के ना। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हम इसको क्या रोक नहीं सकते, इस फर्ज को आगे आने के लिए? बड़ा कंसर्न बेटी का सवाल हम है। रोक शायद नहीं सकते, लेकिन हम उसे अपनी कंपनी, अपने घर वालों के मदद के साथ उसकी प्रोग्रेशन को, जो बीमारी बढ़ रही है उसको डेफिनेटली बहुत कम कर सकते हैं। जी मैं इस बारे में ये ऐड करूँगा। देखें, जब हम डिमेंशिया, अल्जाइमर, फॉरगेटफुलनेस पे जो हम बात कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें देखना ही होता है कि इसमें ट्रीटेबल कौन सा है। All dementia are not untreatable. There are some dementia that are totally treatable and manageable to some extent. इसका मतलब है डिमेंशिया की टाइप्स हैं? जी हाँ, टाइप्स हैं। तो अब जो है, जैसे है किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, जी जी, उसमें भी डिमेंशिया होता है। अच्छा, उसके बाद में जिसको जैसे मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया की बात की मैडम ने, वो भी एक है। अगर आप उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, वो आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, खासतौर पे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली इट काजेज सम इश्यूज इन योर मेमोरी, रिटेंशन, रिजिटेशन एंड रिकॉलिंग। उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ। अगर किसी को, जैसे मैडम ने जिक्र किया सर की चोट का, तो किसी को अगर सर की चोट लगी, और सम टाइम होता है कि जब आपकी एज ज़्यादा होती है, जी जी, तो एंड द एज अबव द 50 एंड 60s, minimum head trauma can lead to very serious side effects in the brain. हल्का सा कि अगर आपका दीवार के साथ कहीं सर लग गया, या पोते पोती ने किसी ने कोई सर पे कोई चीज़ मार दी, कोई धक्का दे दिया, तो ये मिनिमम ट्रामा भी ब्रेन के लिए सफिशिएंट होता है इंजरी करने के लिए। कभी कभी तो मिनिमम बिल्कुल ट्रॉमा ये भी होता है कि हम एकदम से कहीं से उठे, एकदम मुड़े, तो वो आप क्या ये भी इसमें आपका बैलेंस, दिमाग का बैलेंस भी आप ये तो आपके जो शरियाने हैं जो ब्रेन में ब्लड लेके जाती हैं, जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये उसके सर्कुलेशन हो सकते हैं। और इसकी वजह डिफरेंट है, जो आपका सर्वाइकल होता है ना, सर्वाइकल के पीछे कॉस्ट्रिया भी हो सकता है। तो मैं ये जिक्र कर रहा था, तो उसमें होता क्या है कि आपको ये सारी चीज़ों को देखना होता है, और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि जो, जैसे खातून ने पहले फैसलाबाद ने बताया, अगर ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की दवा तो वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने लिख के दी है, लेकिन उसमें अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर हैं तो दे एग्रीवेट द डिमेंशिया। ओके, तो ये भी एक है कि सिलेक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो बहुत जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, selection of psychotropic drugs for depression. They are also very important, and they are counterproductive in
एग्रीवेटिंग द डिमेंशिया। सही। तो होना ये चाहिए कि आपको ये इनके ड्रग्स का पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ज़्यादा करती हैं या उसके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं आसान अल्फाज में थोड़ा सा बता सकूं? जी, हाँ। अच्छा, सबसे आसान अल्फाज में कि सबसे पहले तो ये मालूम करें कि डिमेंशिया है भी कि नहीं है, तो उसकी तशखीस, डायग्नोसिस, यानी माहिर नफ्सियात या न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, किसी से भी प्रॉपर कंसल्टेशन करें। बहुत आसान सा फार्मूला, आपने जो बड़ी अच्छी बात की जिस पे मैं मदीहा से भी बात करी थी कि हमें करना चाहिए। डिमेंशिया रिवर्सिबल नहीं है, इट्स इरिवर्सिबल। हाँ, हम इसकी प्रोग्रेशन को कैसे डिले कर सकते हैं, ये हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट बात भी हो सकती है। कुदरत के जितने फार्मूला हैं कि जी इस टाइम पे सोना है, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपको नया कोई ना कोई चीज़ सीखनी चाहिए, कोई लैंग्वेज, कोई हुनर, पढ़ाई लिखाई, किताब पढ़ना और अच्छी यादों को याद करना, अपने लोगों के साथ बातचीत करना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके डिमेंशिया के प्रोग्रेशन को रोकती हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो क्रॉनिक जो डिजीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, चर्बी की बीमारी है, इन सब बीमारियों का सही तरीके से तशख़ीस करना, थायराइड का इशू है, नशे की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी याददाश्त को ख़राब कर रही होती हैं, जिसमें अल्कोहल का हमने जिक्र नहीं किया। शराब अब पाकिस्तान में लोग पी रहे हैं और अंदाज़ा नहीं होता उनको कि ये भी आगे जाके इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी वापस ये नहीं हो सकता इसके साथ जो याददाश्त की बीमारी है। स्मोकिंग पे तो हम बिल्कुल ही भूल गए। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है याददाश्त को ख़राब करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को तो हम मेरे ख्याल से मैनेज कर सकते हैं। याददाश्त के अलावा ये तो दिमाग भी खराब कर रही है। ऐसे ही है, ये जिन चीज़ों की आपने बात की तो दिमाग को भी बहुत का एक सिगरेट आपकी जहन की सारी सेटिंग को ऊपर नीचे कर सकता है। दैट डिपेंड्स। अब तो ये वेप आ गए। मैं बच्चों को देख रही हूँ 18 साल, तो खैर अब ये बड़ी एज मुझे लगती है, 13-14 साल के बच्चों के बैग में से वेप्स निकल रहे हैं। तो अब ये अगर फॉर्म आ गई है, फिर घर में बड़े आराम से माँ बाप भी बच्चों को अलाउ कर देते कि उनके साथ बैठ के शीशा पिए। सो आई होप कि ये तमाम तो चीज़ें जो नींद बहुत ज़रूरी है मदीहा, नींद बहुत ज़रूरी है कि मेलाटोनिन ही नहीं रिलीज़ होगा जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन को बिठाने में हेल्प कर रहा है, जो बॉडी को रिपेयर कर रहा है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा रहा है। अगर वो केमिकल ही नहीं बन रहा हमारा, तो फिर तो हर चीज़ वक्त से पहले ही हो रही है ना। अब जैसे इतना अच्छा ये कह रही है कि जी इन्होंने निटिंग शुरू कर दी और इन्होंने अपनी किसी से बात की, खाना बना ली या फ़ोन पे बातचीत कर ली। अपने आप को इंगेज करें अच्छी चीज़ों के साथ। ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, हम क्यों 65 तक वेट करें कि डिमेंशिया हो। मेलाटोनिन की जो रुकावटें हैं, क्या उसमें कोई रुकावट देर तक मोबाइल देखना है? ये भी है। अच्छा, the blue light is the biggest source of क्योंकि आज जब आप सनस्क्रीन वगैरह खरीद रहे होते हैं ना, तो उसमें आ रहा था ना जैसे कि सन की लाइट, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि ब्लू लाइट से भी आपकी स्किन को जो है प्रोडक्शन देगी। अब सनस्क्रीन पे ये भी लिखे हुआ आ रहा है। लुबना हमारे साथ कॉलर मौजूद है मेरे शहर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रही हूँ लाहौर से। आप सबके मेहमानों का मेरा बहुत अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आगा साहब को देख के बहुत ही खुशी हुई मुझे। और 90s में मैं सऊदी अरब में थी मैं, और आगा साहब के कैसेट जो है ना बाकायदा मेरे पास एक कतार थी, इतने मैं रिकॉर्ड करती थी और अपनी फ्रेंड्स मेरी लेती थी। वाओ, क्योंकि अब तो आप हम जिस दौर में आप समझ लें ग्लोबल दौर में हर चीज आपकी मुट्ठी में है। तो वो चीजें अब मैं देख रही हूँ लोग अब बता रहे हैं जी। इतनी हर्बलिस्ट और इतनी चीजें अब आ रही है जो मैं आगा साहब का देख चुकी हूँ। अच्छा, एक और चीज मदिया, आप ना अल्जाइमर और डिमेंशिया का फर्क इनसे कहें, लोगों को जरूर बताएं। जी, मेरी मदर की डेथ जो हुई है तकरीबन 2 साल पहले, वो डिमेंशिया से हुई है। ओके। और मेरे अब्बू ने 85 साल तक सिगरेट पिए, उनको कोई बीमारी नहीं थी। मेरी अम्मी ने कुछ नहीं इस तरह की चीज भी, लेकिन वो डिमेंशिया में चली गई। अब वो पैसिव स्मोकर थी ना, क्योंकि अब्बा सिगरेट पीते थे, तो वो जो नहीं हुई, वो जो नहीं असल में होता पता क्या है। मैं मना कर अपने घर में भी जो अगर सिर्फ सिगरेट पे, मैं से कहती हूँ देखिए आप सिगरेट पीते हैं ना, आप तो धुआं बाहर फेंक देते हैं, सामने मैं हूँ, बच्चा है, वो हम इनहेल कर रहे हैं। मेरे नेबर सिगरेट पीते, मेरे घर में धुआं आता है कि उनके घर में धुआं ना जाए। जी आप ये मैं आपको बताऊँ वाकई देखिए, वो एक जो जरूरी नहीं कि पैसिव स्मोकर जो वो स्मोकिंग पीता है, आपके घर में अगर आपका मियाँ आप सिगरेट पीता है, आपका भाई पीता है, आपके अब्बू, जो बच्चे बैठे हुए हैं। शौक जो है मदिया गार्डनिंग में लगाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सऊदी अरब से आके डिस्टर्ब हुई थी, तो मैं फिर गार्डनिंग में चली गई।
ओके। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये। और आगा साहब से कहिएगा कि जरूर टीवी पे किसी चैनल पे लाजमी आया करें कि आपके जो मशवरे होते हैं इंतहाई मुफीद मैं लुबना जी बड़ी मुश्किल से हम आगा साहब को लेकर आते हैं। आगा साहब अभी इतने बिजी हो गए हैं कि आगा साहब नहीं आते हैं, वरना जज़ाए खैर दे। मैं तो 90s से इनके कैसेट जमा कर रही थी, अब तो ये आपको पता है यूट्यूब एवरीथिंग बिल्कुल दिखा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा मैं बताऊँ आगा साहब, मैं अपनी तीन बस मैं एक ट्रॉमा में हूँ, मेरे लिए कोशिश दुआ कीजिएगा कि मैं अल्लाह ताला उस ट्रॉमा से निकाले। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अब क्योंकि द ग्रीफ इज सो रियल कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बड़ी मुकम्मल की होती है, लेकिन ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा ग्रीफ्स होते हैं। मैं आपको बताऊँ आज से ना चंद साल पहले जब मैं समा पे ही थी, क्योंकि दरमियान में मैं कहीं और चली गई, then मैं वापस अपने इस घर आ गई। तो सुबह हम रमज़ान की जब ट्रांसमिशन कर रहे होते थे, सहरी का टाइम था, तो मुझे ना नींद की वजह से मुझे हमेशा से नींद का इशू है, मैं सो नहीं पाती। लेकिन फिर दरमियान में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ब्रेन के साथ इतना कुछ हो जाता है कि आपको नींद आनी खत्म हो जाती थी। तो मैं ना मुझे पानी पीना भूल जाती थी, जैसे मेरा रोज़ा। फिर आगा साहब, क्योंकि तबीयत नबी का हमारा सेगमेंट होता तो आगा साहब मुझे याद कर देते, आप सब छोड़ें, आप अभी पानी पिए बेटे, अभी आप पानी पिए। फिर आप कहती मैं पानी पीना भूल गई। तो ये भी मेरे साथ मसला होता था कि मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, कोई मुझसे पूछे मैं नहीं। तो ये अगर मैं आज से सोचे 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो अब मेरी क्या सिचुएशन होगी आप ये बताएं। तो अब और अल्लाह की कसम मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हाँ, लेकिन वो जैसे बात की ना कि उनकी अम्मी की डेथ हुई और उन्होंने कहा कभी कोई वो, आपने बिल्कुल सही वजाहत की, पैसिव। हाँ पैसिव स्मोकर्स। हाँ ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो एक शख्स सिगरेट पी रहा है वो अपनी मर्जी से पी रहा है, लेकिन उसके करीब के लोग जितने मुतासर हो रहे हैं शायद उससे ज्यादा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वो इनहेल करे ना। मुझे बताएं डिमेंशिया से लोगों की डेथ हो जाती है? पहले दफा सुना नहीं होती, अगर बहुत ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ। डिमेंशिया में सबसे बड़ा जो वजह होती है वो कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, और उसके बाद फिर जो डिलीरियम का मैंने जिक्र किया था। अगर ऐसे पेशेंट्स जो अपना ख्याल ना रख पा रहे हों, घर वाले भी इग्नोर कर रहे हों, खाना पीना छोड़ देते हैं, खाते नहीं, मुंह बंद कर देते हैं, नवाला मुंह में रख के, जी। अच्छा उसकी वजह से होता है क्या? मैंने अपनी मम्मी के साथ देखा है सब कुछ। सो ये जब उनकी क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन यूके साइकेट्रिस्ट है, वो जियरेटिक साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये लोग तो घर जाके जियरेटिक पेशेंट्स को ओल्ड एज को देख रहे होते हैं। तो 4-5 सवालात वो कहती हैं हम ज़रूर पूछते हैं कि इन्होंने खाया ठीक, पानी सही पिया, रात की नींद ठीक की, क्योंकि सन डाउनिंग इफेक्ट होता है कि शाम जैसे होने लगती है ये इनकी इरिटेशन, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने जिक्र किया था डिलीरियम का, कि जब आपको लगे कि इनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा या कन्फ्यूजन या अपनी जगह को पहचान नहीं रहे, लोगों को पहचान नहीं रहे, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें इनकी जिस्म में कोई ना कोई कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो उसकी वजह से अगर आप प्रोलॉन्ग उनको छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स, मैंने जैसे कहा 2 मोशंस काफ़ी हैं या 2 उल्टियाँ काफ़ी हैं डिलीरियम में जाने के लिए, तो डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो इसलिए शुरू की अलामात पे नज़र रखना है। कम होती है लेकिन होती है, डेथ हो जाती है इसमें। आपके बात अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे मैं हूँ, मैं बाद वक्त है ना थूक जैसे होती थूक, तो वो मैं निगलना भूल जाती, जैसे मेरे मुंह में आया कुछ तो मैं कैसे करके उसको अंदर लूँ या थूकूं, वो दोनों चीज़ें मुझसे डिस्टर्ब हो जाती। आप वो मैकेनिज्म भूल जाती हैं कि उसको करना क्या, ऐसा नहीं कि निगलना भूल जाती है, उसको करना कैसे है ये भूल जाती है। ये भूल जाती हाँ कि बाद वक्त है ना यहाँ आके जैसे कोई चीज़ मुँह में है तो मैं निगलना भूल गई या थूकना भूल गई, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। काफ़ी देर के बाद फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर कभी नाक पकड़ लेती हूँ अपनी, ताकि सांस बंद करूंगी तो अंदर हो जाएगा। वैसे आप मुझे बात बताएं, आपने अपना लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था अभी? क्या चीज़? अभी लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट? ड्रामा जो लास्ट अभी कर रही हूँ। अभी करी कभी आप सोचो कि आपकी चीजें उसमें कोई डायलॉग, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये आपकी याद हो जाते हैं सब कुछ, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज है जो आप मेंटल एक्सरसाइज आप करें, विच इज गुड, क्योंकि आप रिटायरमेंट नहीं ले रही। हमारे साथ कॉलर एक और मौजूद हैं, कौन जी? आप अस्सलाम वालेकुम जी, शाहीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आ रही हैं और ऐसी ऐसी चीजें मालूमात हमारी इजाफा होता है कि बस बता नहीं सकती। आपका प्रोग्राम देखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। बहुत शुक्रिया। हम भी यकीन माने आपके साथ साथ हम भी सीख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता चल रहा होता है। आप जो क्वेश्चन कर रही होती है ना वो हमारी जुबान पर होता है, ज़हन में चल रहा होता है, आप करती है ना, हम आपको दुआएं देते हैं। आई देखा ना, आपको आपके मेरे दिल के राह है। हाँ दिल के दिल को दिल से राह होती है।
हाँ जी यही जी बात है। और हकीम साहब से ये भी पूछना चाह रही हूँ कि अब जैसे हमारे घर के अफराद हैं जो जो मतलब 60 या 50 से क्रॉस कर रहे हैं, तो उन सब में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भी कोई एक्सरसाइज इसके मामले में या कोई दवा या कोई ऐसा नुस्खा है तो वो भी बताते जाए हमें। और हकीम साहब आपने कहा बहुत मसरूफ होते हैं, क्या वो कोई बुक वगैरह लिखते हैं तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हकीम साहब से मैं देख रही हूँ कुछ चीजें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये अब आप खवातीन हजरात, इससे बड़ी लाइव एग्जांपल क्या हो सकती है? मैं अभी एकदम देख रही हूँ, मैंने कहा कुछ चीजें पड़ी है, तो मैं हकीम साहब से वाकई पूछती हूँ। अच्छा वो लास्ट, ठीक है लास्ट सेगमेंट जाके पूछेंगे, लेकिन भाई ये है सिचुएशन, अब क्या करें हमारे यंग लोग। मैं और अक्सर बच्चे मैं देखती हूँ वो बहुत स्ट्रगल करते हैं जब वो, क्योंकि जब अच्छा वाला याद करके जाते हैं और जब उनको लिखना होता है जवाब में इम्तिहान में, भूल जाते हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। इस प्रेजेंस ऑफ माइंड को बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे तमाम चीज़ों के हवाले से। लेकिन जो बुनियादी चीज़, जैसे इन्होंने सवाल किया, इससे पहले खातून ने सवाल किया कि 4-5 इस उम्र के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया ना कि खुदा के लिए उनकी सही डायग्नोसिस कराइए, जो डॉक्टरों को दिखा करके उन तमाम चीज़ों की डायग्नोसिस होगी उसको फॉलो कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि आपका रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए, ये एक बहुत अलग टॉपिक है कि ऐसे पेशेंट के साथ लोगों का रवैया क्या होना चाहिए, कितना उनको कोऑपरेटिव होना चाहिए उनके साथ, उन्हें बीमार समझने के बावजूद उन पर इसका इजहार न करना कि आप बीमार हैं। इसलिए कि अगर आपने उनके सामने ये इजहार किया कि आप नफ्सियाती मरीज हैं, हमारे लिए तो बम फट जाएगा ना, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हम लोग तो ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए उनके साथ जो आपका रवैया है वो क्या होगा। आमतौर पर मैं देखता हूँ कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी हॉबीज 2 होती हैं। नंबर 1 नमाज पढ़ना, नंबर 2 गार्डनिंग करना। अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं या वो कहीं तफसीर पढ़ रहे हैं या वो कुरान की तरफ आ गए हैं तो खुदा के लिए उन्हें वहाँ रहने दीजिए। उसकी वजह है कि ये वो चीज़ है जो उन्हें कंसंट्रेट रखेगी, अपनी मरकूजियत हासिल करेगी ताकि उनका ब्रेन बिजी रहे। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ब्रेन को बिजी रखें, मेरा ख्याल है ये वो तरीका है जिसको उनको खुद एक्सेप्टेंस आ जाएगी। दूसरी बात जो है वो ये कि अगर वो सुबह के वक्त निकलते हैं खुदा के लिए उन्हें निकलने दीजिए। इसलिए कि नमाज पढ़ने के बाद अगर वो वापस आ रहे हैं तो निकलते हुए सूरज की रोशनी जितना विटामिन डी रखती है इतना दुनिया में कोई और जगह नहीं रखती। दूसरी बात, एक मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी को हमारे यहाँ जॉन्डिस हो जाता है तो सारी दुनिया कहती है कि निकलते हुए सूरज की रोशनी दिखाओ। तो निकलते हुए सूरज की रोशनी आके आपसे आपकी उम्र नहीं पूछती, आपके लिवर केमिकल्स को बेहतर करती है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ उनके लाइफस्टाइल ये होता है कि वो सारी रात जागते हैं और अब तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में वो जब सारा दिन सोते हैं तो जो रोशनी है वो तो निकल जाती है दिन की, और वो रोशनी उनको एंटी डिप्रेसेंट भी है जी। क्योंकि एक टाइम होता था, पुराने ज़माने में लोग सूरज को पूछते थे बिकॉज इट यूज्ड टू गिव देम एनर्जी। तो ये जो रोशनी है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है सुबह की। आपने अभी फरमाया था ना कि वो रात के बाद लोगों को बीमारी बढ़ती है। Yes. वेदा में एक चीज हमेशा से मशहूर है कि निकलते हुए डूबते हुए सूरज को दिखाना आपके केमिकल्स को बेहतर करता है। हम आज उसे मेलाटोनिन का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि डूबते हुए सूरज को देखने से आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और बहुत से लोग डूबते हुए सूरज के टाइम पे भी सो रहे होते हैं। मतलब ये सिचुएशन मुझे याद है, बचपन में अम्मी हमेशा कहती थी कि इस टाइम पे नहीं सोना, ये बड़ा नहुस का टाइम है, दिमाग आपस में हो जाता है। वो लोग होते हैं जो निकलते हुए सूरज के वक्त जाग रहे होते हैं। अच्छा, ये आप सब ये डिमेंशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, सनडाउनिंग इफेक्ट। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस रफाकत इस्लामाबाद जी। मिसेस रफाकत कैसी हैं आप? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना था कि मेरी वालदा की डेथ हुई है 2 साल पहले। जी जी। उनको पार्किंसंस डिजीज थी। ओके। तो क्या ये आगे इनहेरिटेड होके बच्चों में आने के कितने चांसेस होते हैं, और इससे बचने के लिए अगर कोई ऐसा लाई अमल है तो बताएं। अच्छा जी, पार्किंसंस अब तो सब जेनेटिक बीमारियां, जीनियाती अमल तो हर जगह मौजूद है, और पार्किंसंस की वजह से भी डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है। और पार्किंसंस जरा बता दीजिए उनको। हाँ, पार्किंसंस तो बिल्कुल एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन ये कि इसमें भी आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कि कोई ब्रेन को कोई चोट ना लगे इसमें,
और चूंकि ये मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड है आपकी आप एकदम खड़े खड़े गिर जाएंगे, आपका आप लर्जा होने लगता है, आपकी बॉडी का बैलेंस आउट हो जाता है, बॉडी में बैलेंस आउट हो जाता है। जी जी। देखिए, जो आपका सवाल है ना, ये साइकोलॉजिकली बड़ा खतरनाक सवाल है। आपने कहा ये जेनेटिक है, मेरे बच्चों को तो नहीं होगा। हाँ। अब एक माँ का टेंशन कितना है। हाँ। मेरी दरख्वास्त ये है कि उन बच्चों को डिसिप्लिन जिंदगी गुजारने पे उस आमादा कीजिए, उनको सही वक्त पर सोने की को अलाउ कीजिए, सोएं, अपनी नींद पूरी करें, अपनी एक्टिविटी को हमेशा ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर करें। शायद आप इस तमाम बीमारी को उनके जीन में होने के बावजूद अवॉइड कर सकें। बिल्कुल, लाइफ जैसे आजकल एपिजेनेटिक्स की बात होती है, क्योंकि इसमें केमिकल इम्बैलेंस है। ऑफ कोर्स आपका जो केमिकल मादा है वो अप एंड डाउन होता है, डिस्टर्ब होता है। तो जैसे आगा साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है ना, वो हर बीमारी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। डॉक्टर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें क्योंकि डेमेंशिया के हवाले से, तो देखें जैसे मैं हम अपना डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि इतना ऐसा टॉपिक है, क्योंकि जिस लोग हमें कॉल कर रहे हैं तो सब अपने पेरेंट्स के हवाले से ही कंसर्न भी नज़र आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि इनकी डेथ भी होगी। जैसे भी आपने एक खातून की कॉल आई थी, वो कहती थी कि पार्किंसन से उनकी डेथ हुई थी। हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में पार्किंसन पे भी हम एक शो ज़रूर करेंगे, ताकि ज़रूरी है कि लोग पार्किंसन को भी समझें। लेकिन एक डिमेंशिया की बड़ी वजह जो मुझे भी अक्सर फील हुई वो ये कि व्हेन माय मदर पास्ड अवे, क्योंकि देखिए मैं मिल तो मुझे अक्सर कभी मेरे घर वाले कहते हैं कि सब चीज़ें तो लोगों को पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जब मेरी अम्मी की जब डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद मैं चीज़ें भूल जाती थी। यकीन माने, मैं शो करती थी ना ये आपके सामने, तो मेरे सामने गेस्ट कोई बात कर रहा होता था ना, तो मैं भूल जाती थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और मैं मौजूद होती थी। मैं पहले भी एक जगह से जिक्र कर चुकी हूँ कि जैसे मैं मेरी अम्मी के फ्यूनरल है और मैं अपनी अम्मी के सरहाने बैठी हुई हूँ, मुझे मेरी अम्मी का वो चेहरा एकदम से नज़र आता था, फिर ऐसा लगता था कोई चीज़ वापस ले आई है। सो बहुत याददाश्त ने मुझे बहुत हिट किया। तो ग्रीफ भी कहने का मकसद है कि ग्रीफ जो है ना, ये भी आपको डेमेंशिया की तरफ लेके चला जाता है। आगा साहब के मैं आप लोग इज़ इट ट्रू कि आपके दिमाग में अगर इतना कुछ हो, बहुत से ग्रीफ हो, बहुत सारे चैप्टर्स जो कि कभी क्लोज नहीं हुए, क्या वो भी आपको ले जाते हैं डेमेंशिया की तरफ? ये अल्टीमेट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कंप्यूटर की जो मैंने आपको मिसाल दी जी जी, कि मल्टीपल फाइल्स खोली होती हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हमारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो उसका एक ख़ास, जिसमें हमारे ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, हैप्पी हार्मोन है, आपके ऑक्सीटोसिन है, आपके एंटीसाइकोटिक के जो कुछ हार्मोन्स हैं, तो ये सारे के सारे एक ब्रेन के अंदर एक बैलेंस होता है। डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, तो इनका बैलेंस इनकी ऑप्टिमम क्वांटिटी में होना ज़रूरी होता है। और एग्जैक्टली जब इनकी कमी बेशी होती है, तो ये जो हमारे फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होती है, वो हम ड्रग्स के ज़रिए उनको हम बैलेंस करते हैं, और जब हम बैलेंस करते हैं तो आपके अंदर चीज़ें जो है ना बेहतर हो जाती हैं। कोई भी इमोशन अगर आपको जगड़ के रख रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा, तो आपको मौजूदा लम्हे में रहने ही नहीं देगा। जैसे आगा साहब ने शुरू में बात की थी तवज्जो, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इसी में, जैसे हम डिमेंशिया में भी तवज्जो की एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं ना, बार बार तवज्जो वापस लेके आ रहे होते हैं उन छोटे छोटे कामों में। बहरहाल बिट्रेल और ग्रीफ तो दो ऐसे किस्म के जज्बात हैं जो पूरी उम्र आपका साथ नहीं छोड़ते। डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया, नफसियाती बीमारियाँ हो गई, आपके अपने ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको लेके जा रही होती हैं यादाश्त ख़राब होने की तरफ। तो वही वाली बात है कि आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं बहुत ज़्यादा मौजूदा लम्हे में जो हूँ वो गैर हाजिर हूँ। तो उसमें फिर आपको, जैसे एक शो में हमारी बात भी थी, माइंडफुलनेस पे बात हुई थी कि आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग पास्ट में चला गया है या फ्यूचर में और वहीं पे अटक गया है, तो दैट्स कॉल के टेंशन चली गई है। फिर अपने आप को मुख्तलिफ खवासे हमसा के थ्रू आप वापस लेके आ सकते हैं, टच कर सकते हैं, अपने फेस को हाथ लगा सकते हैं, इसको हाथ लगा सकते हैं, आवाज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे वो अक्सर कहते हैं ना मजाक मजाक में, अच्छा ना मुझे यकीन ना मैं चुटकी काटो, चुटकी काटो, देखे ना। अब साथ में देखें, हम साथ में एक तरह से तकलीफ में भी हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाकई ऐसा है कि आपकी बहुत सारी जो हम बात करें, हमारे अपने ट्रॉमास ट्रिगर हो सकते हैं। अच्छा, मेरे अपने अबू डिमेंशिया जी, देखिए कितनी चीज़ें बहुत तकलीफ दे है उनको इस कंडीशन में कि जब वो पहचानते भी नहीं, नाम भी नहीं पहचानते, अपनी शक्ल नहीं पहचानते, कितना तकलीफ। एंड ही इज सच अ सीनियर ऑफिसर, और उनको मैंने एक एजाज़ हुआ कि उनको मैंने दिखाया कि देखें आपके एजाज़ में तस्वीर लगी हुई है, तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो
तो लिटरली मेरे आंखों से ऐसे आंसू आए। मैंने कहा कि इनको अपनी ज़िंदगी की कोई कारनामा याद नहीं, इनको माँ का नाम याद नहीं, इनको तो खैर कुछ भी नहीं याद हो रहा, इतना टोटली बेड रिडन। तो बस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो अल्लाह ने आपको आज का टाइम दिया है ना, उसको भरपूर तवज्जो और शुक्रगुजारी के साथ गुजारें। सो द बेस्ट प्लेजेंट इमोशन इज द ग्रेटिट्यूड। मैं चाहूँगी आगा साहब आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं, और एक कॉलर भी मैं जल्दी से उनको भी ले लेती हूँ। रुबीना जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदिया, डॉक्टर साहब, आगा साहब, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत देर से आगा साहब आए हैं, हम उनके बहुत ज्यादा फैन हैं। हम भी बहुत ज़्यादा फैन है, वही कह रही हूँ ना, आगा साहब को बहुत मुश्किल से, फिर हमारा भाई गालिब आता तो फिर हम गालिब को देख के खुश हो जाते, क्योंकि वो कहते हैं ये गालिब आगा साहब की एक्सटेंशन है। लेकिन आगा साहब तो आगा साहब है। जी जी बिल्कुल, आगा साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और ना मैं अपनी अम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। माशाल्लाह से मेरी अम्मी हेड मिस्ट्रेस रिटायर्ड हुई थी, माशाल्लाह 10-12 साल हो गए। बस वो ना एक जगह पे मेरे फिर 2 साल बाद ना मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। अब 2 साल पहले एक सही थी। अब नमाज के लिए बैठती हैं तो मतलब 1 बजे बैठी है ना 5 बजे तक बैठी रहती हैं कि मैंने और पढ़। रोटी सालन करते हैं तो वो ना उसको भूल जाती है, चाय है तो ठंडी हो जाती है। हम जब अपनी भाभीियों के घर में जाते हैं तो वो हमसे इसके मसले के बारे में बात करती हैं। 70 साल उनकी उम्र है, इतनी लाइक फाइक की हेड मिस्ट्रेस रही हैं कि पूरे स्कूलों में उन्होंने अपना वो किया है। और अब 4-5 साल से ना उनकी इस तरह सहनी हालत है, किसी के घर नहीं जाती। हम बच्ची हैं, आपको घर ले जाते हैं, कहते हैं नहीं मुझे अपने बहू या अपने घर ले जाओ। उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा बहन भाई परेशान है। सो वो ग्रीफ ना, ग्रीफ दैट्स हाउ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अब्बा का जाना है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न है उनकी इस कैफियत का। डिप्रेशन भी हो सकता है, ग्रीफ भी है, और साथ साथ उम्र ऐसी है तो डिमेंशिया का भी इशू हो सकता है। आप ऐसा कीजिएगा, एक दफ़ा किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि वो जब ध्यान से पूरी हिस्ट्री सुनेंगे तो डिप्रेशन की अगर दवाई देंगे और डिमेंशिया की देंगे तो कम से कम आपको उनकी ज़िंदगी बेहतर फील होगी। दूसरा, आपको थोड़ा छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जो गम है ना वो तो साथ छोड़ता नहीं है, तो बस आपको उनको इंगेज करके रखना पड़ेगा। उनकी दोस्त हैं, उनकी दोस्तों को बुलाएं भाई, उनकी दोस्तों को घरों पे बुलाएं। वो इतने अरसे तक लंबी सर्विसेज करती रही हैं। खैर आज का टॉपिक आई एम सॉरी बहुत टची है आगा साहब, बिल्कुल मैं, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा ना कि आप हाँ अल्लाह खैर करें। देखिए, जो डिमेंशिया के लिए हम बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक आपकी नींद और आपकी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में फिर वही 3 चीज़ें हैं कि आपकी खुराक कैसी है, आपके रोज़ो शब कैसे हैं, और आप किस वक्त हो जाते हैं। ये बात लोगों को समझने की है कि जो लोग वक्त पर नहीं सो रहे और कंप्लीट नींद नहीं ले रहे, उनके लिए ज़हनी मसाइल हमेशा खड़े हैं। एक छोटी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 चमचे सौंफ। सौंफ का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर मैदे से है, और मैदे के साथ साथ सौंफ का ताल्लुक़ जो है वो हमारे एंजाइम से है, उन केमिकल से है जो हमारे ब्रेन में सप्लाई होते हैं। नो डाउट आगा साहब, जब अक्सर पेट का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फ़ौरन सौंफ पुदीने का पानी कहते हैं, बहुत अच्छा होता है और तो ये पेट के हवाले से भी होता है। दूसरी जो चीज़ है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून के करीब बादाम। यानी बादाम और सौंफ की मिकदार एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। इसका 1/5 यानी आधे चमचे से कुछ कम ये मैं डाल रहा हूँ। ये कहते हैं सफ़ेद मिर्च। ओके। आमतौर पर लोग इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, वाइट पेपर। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया जी। और चौथी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये है ब्रह्मी बूटी। इसको कहते हैं ब्रह्मी बूटी, इसका इंग्लिश नेम है बकोपा। और मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानी शायद इसे कम जानते होंगे, अमेरिका इसे बहुत अच्छी तरह जानता है। और बकोपा पर अब बाकायदा तहकीक मौजूद है कि जो डिमेंशिया है उसके लिए दुनिया की बेहतरीन दवा या जिंको बायलोबा है या बकोपा है। तो बकोपा का उर्दू नाम जो है वो ब्रह्मी बूटी है। अगर ये सही तौर पर आपको इंग्रेडिएंट सही मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, आपकी ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। सही, ठीक है। इसकी मिकदार 1 टीस्पून के करीब होगी ये, और अगर मुमकिन हो तो इसकी पत्तियां अगर मिल जाएं तो वो बेस्ट है।
चौथी चीज जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं वो है मिश्री। मिश्री तकरीबन बादाम और जो सौंफ है उसकी मिकदार से दुगनी होनी चाहिए मिश्री। अच्छा, फिर वही बात है, जो सप्लाई हो रही है वो फोर्स क्या है, सोर्स क्या है, फोर्स क्या है। तो सोर्स जो है वो है शक्कर, तो मैंने इसमें मिश्री डाली, ठीक है। और फोर्स क्या है, जो हमारे केमिकल्स हैं, जो हमारा B2 है, रिबोफ्लाविन है, वो असल में सबसे बड़ी फोर्स है जो इस सोर्स को वहाँ तक अप्लाई करती है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि हमें दवाओं के इंतखाब में तमाम चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, लेकिन B कॉम्प्लेक्स या B2 एक ऐसी दवा है जो डायमेंशिया को किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो मैंने इसमें डाली मिश्री ताकि हम जो है वो सोर्स को एग्रीवेट कर सकें। इन पांचों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस कर घर में रखिए। जो आपके डायमेंशिया के पेशेंट हैं उनको 1 टीस्पून दूध के साथ दिन में 1 मरतबा देना शुरू कीजिए। उनको कंपनी बेहतर दीजिए, उनको डूबते हुए सूरज को दिखाइए। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे। वेदा ये कहती है कि अगर डूबते हुए सूरज को कोई शख्स देखे तो उसे नींद बेहतर आएगी। और हम पूरी डिस्कशन में कहीं ये बात बार बार कहते रहे हैं कि डायमेंशिया में नींद पूरी होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपका ब्रेन अपने टाइम पर सोकर अपने मेलाटोनिन को कंप्लीटली यूज करके सुबह के वक्त वापस आएगा तो ये बेहतरीन अमल होगा। और अगर निकलते हुए सूरज की रोशनी दिखाएंगे तो खुदा के जानिए, अल्लाह पे यकीन कीजिए कि सूरज की रोशनी आके ये नहीं पूछेगी तुम्हारी उम्र कितनी है, वो आपके लिवर के एंजाइम्स को बेहतर करेगी, वो आपके विटामिन सी को बेहतर करेगी, वो आपके विटामिन D3 को कंप्लीट करेगी। और विटामिन D3 के बारे में एक छोटा सा जुमला और अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ आमतौर पर यह कहा जाता है कि विटामिन D3 30 कम से कम होना चाहिए। शायद ये बात पुरानी हो गई। विटामिन D3 की मिकदार कम से कम 50 होनी चाहिए। 50 5 भी नहीं होगी आगा साहब, मैं तो ये सोच रही हूँ। आप सही कह रहे हैं, अप टू 70 होनी चाहिए। दैट्स लेटेस्ट। और अब जो जिस तरह हम अगर फर्स्ट करें, हम डायमेंशिया की बात करते हैं, हम क्रैम्प्स की बात करते हैं, हम शुगर की बात करते हैं, हम हमारे ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि हमारे आसाबी निज़ाम कैसे हो, हम अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करते हैं, तो हर सूरत में जिस दवा को मैं कॉमनली अगर कहूँगा तो विटामिन D3 है। खुदा के लिए अपना विटामिन D3 नॉट लेस देन 50 पे लेकर आइए, आपको बहुत सारे मसाइल से निजात मिलेगी। देखिए ना, अभी विटामिन D की और D3 की कमी है जिसकी वजह से हम देखें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। मैं अब अभी जैसे हम UK में, मैं क्यों मिसाल देती हूँ क्योंकि वहाँ ऐसे केसेस, तो अब हमारे लोगों ने अब डिप्रेशन की बात करना शुरू की, जैसे हमने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के वाले से बात करना शुरू की, बेबी ब्लूज के, तो बाहर तो ये चीज़ें बहुत सी हो रही। तो वो क्योंकि अभी जो वेस्ट में ये टाइम है कि जी बहुत जल्दी सूरज डूब जाता है 3 बजे 4 बजे। तो मेरी जैसे अपनी बहुत से वहाँ पे दोस्त अगर वगैरह में रहते हैं, UK में रहते हैं, तो मुझे बताते हैं कि भाई बहुत उनको सूरज नहीं नज़र आता। जब वो सुबह दफ्तर जाते हैं सूरज ग़रूब होता है, जब वो वापस आते हैं सूरज डूब चुका होता है और उनको सूरज नज़र आता है। तो कहते हैं इतना डिप्रेशन के लिए फेज होता है UK में रहने वाले लोगों के लिए, विच मीन्स कि विटामिन D की कमी लीड्स टू डिप्रेशन की तरह होता है, डिप्रेशन की तरह होता है। और जब आप ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा, विटामिन D आप रिप्लेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब इसकी एक और शक्ल भी हो सकती है कि विटामिन D3 अगर कम होगा तो आपकी पिंडलियों में क्रैम्प्स होंगे, रात को नींद पूरी तरह नहीं हो पाएगी पुरसुकून। वो जो हम मेलाटोनिन की बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली यूज नहीं होगा, आप सुबह थके हुए उठेंगे और फिर दौड़ना होगा आपको जिंदगी। जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। तो अभी हमने नींद की बहुत ज़्यादा बात की। नींद होनी चाहिए लेकिन नेचुरल होनी चाहिए। अगर आप उनको बेंजोडाज़ेपिन, स्लीपिंग पिल्स जैसे ज़ैनेक है, एल्प्राजोलाम है, लोराज़ेपाम है, लेक्सोटिनिल है, तो दीज ड्रग्स दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द अल्जाइमर एंड डिमेंशिया। लेक्सोटिनिल तो जहर है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कभी भी किसी पेशेंट को अगर हमने, आज हम टीवी पे ये चूँकि मैसेज दे रहे हैं, तो मेरा बताने का मकसद है कि ये गलत मैसेज ना चला जाए कि लोग जो है उनको स्लीपिंग पिल देना शुरू कर दें। जी। अगर डिमेंशिया के पेशेंट को आप स्लीपिंग पिल देंगे तो बिलीव मी कि उनका प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाता है। बिल्कुल। तो उनको नेचुरल स्लीप की तरफ जाएं। उसके लिए योगर्ट है, उनके लिए दूध है, रात को उनको सोते हुए दूध दें। सारी जो चीज़ें बताई हैं ये उनको दें, और उनको रात को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाएं, और उनको मील जो है उनका सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें वो। और उसके बाद उनका सबसे बड़ी बात वाटर इंटेक बढ़ाएं। वाटर इंटेक
और वाटर इंटेक होना चाहिए, कोको कोला इंटेक नहीं होना चाहिए। यानी कि फ्रिज ड्रिंक से हो रही जी हाँ, प्लेन वाटर होना चाहिए और सन एक्सपोजर होना चाहिए, और उसके बाद सलाद का इस्तेमाल उनको करवाएं ताकि उनकी एपेटाइट बेहतर हो। एपेटाइट बेहतर होगी, उनका स्टमक भरा होगा तो उनको नेचुरल तरीके से नींद आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीपिंग पिल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर किसी डॉक्टर ने अगर लिख भी दी है आपको तो कोशिश ये करें कि जितने अरसे के लिए लिख के दी उतने अरसे के लिए लें और उसको फिर ग्रेजुअली उसको बंद करें, एकदम उसको स्टॉप ना करें। अगर किसी ने हाफ टैबलेट दी है तो उसको क्वार्टर पे लेकर आए, फिर उसको बंद करें। बस डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। स्लीपिंग पिल्स तो कभी भी डॉक्टर के मशवरों के अलावा नहीं करना चाहिए। अम्मा की मशवरा लेक्सोटिल खा लो, ये खा लो, वो हम देते ही 2 हफ्तों के लिए हैं। नहीं लोग तो जी आगा साहब हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। आगा साहब मैं पूछना चाह रही हूँ कि शुगर का पेशेंट ये मिश्री खा सकते हैं? हाँ जी, उसमें मिश्री की मिकदार कम कर दें उनके लिए, दैट्स ऑल। और कोई नंबरा शुगर, लेकिन शुगर थोड़ी सी चाहिए। जिस तरह मैंने अभी भी की, खाना खाने के बाद एक चॉकलेट जितनी शुगर, बार जितनी, हाँ, यानी बार कोई हो, गुड़ हो, कोई मीठी चीज हो, चाहे खजूर हो, वो खाना खाने के बाद जरूर खाइए। इसका एक और मैकेनिज्म भी है। जब हम खाना खा लेते हैं हमारे एंजाइम कंप्लीटली वो हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। जब हम मीठा खाते हैं तो ये मैसेज जाता है इंसुलिन बनाने के लिए। इंसुलिन हमेशा पेंक्रियास का बीटा सेल बनाता है। अल्फा सेल हमारे जो एंजाइम्स हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम हमारे हजम के लिए ज़रूरी है, वो बनाते हैं। तो जब अल्फा बीटा दोनों सेल्स काम करेंगे लबलबे के, तो फिर आपका हजम का निज़ाम भी बेहतर होगा, आपका इंसुलिन का रिएक्शन भी बेहतर होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन बेहतर होगी, आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। लेकिन खुदा के लिए खाना खाने के बाद बस एक चॉकलेट जितनी प्लेट भर के नहीं। सही। मुझे एक और बात बताएं, ये जो बच्चों को अभी इस बचपन में बच्चों को ल्योर करने के लिए हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं, बच्चों को इतना मीठा खिलाते हैं। आजकल तो ये जो सारे जो कैफ़े का सिस्टम भी है, लोग ना चाहते हुए भी जो हम जो कैफ़ीन इंटेक कर रहे हैं, पर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स आगे में, वो जो इतना मीठे का इंटेक हम कर रहे हैं, तो ये मीठा सारा आगे क्या डिमेंशिया में तब्दील होगा? ओसीडी, सिंपल ओसीडी। बात यह है कि ब्रेन की एक्टिवेशन जहाँ पर कूल होनी चाहिए वहाँ आपने एग्रीवेट कर दी। और ख़ास तौर पे 1 साल से पहले बच्चों को तो नमक और शक्कर का एहसास ही नहीं होना चाहिए कि उन्हें क्या है, दुनिया में क्या चीज़ें, तेजी आना शुरू हो जाती है, बहुत तेजी। ये टॉपिक है बहुत वास्ट है। अगर आपकी कंप्लीट यहाँ पे मुझे इजाज़त लेनी है। थैंक यू सो मच आप सबका। अल्लाह पाक आपके तमाम गमों को दूर रखे और आप सब लोगों को मेंटल पीस दे। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाते गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।